हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डिन, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये सेक्शन 152 सब सेक्शन 3 से है। और ये इसमें सेक्शंस 152 टू 159 तक कवर होते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें बेसिकली होता क्या है। देन डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये एक नंबर अलॉटेड होता है जो कि डायरेक्टर को अलॉटेड किया जाता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। इट मीन्स एन आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये कौन अलॉट करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है। जैसे कि हमने कंपनी में किया था कि कंपनी जो है वो एक कलेक्टिव ग्रुप है, वो कोई इंडिविजुअल नहीं है। लेकिन यहाँ तो वो डायरेक्टर को इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और डायरेक्टर जो है जो इंडिविजुअल होता है, टू एनी इंडिविजुअल आ जाएगा। सो इट मीन्स DIN means an identification number allotted by the central government to any individual. ठीक है, intending to be appointed as director। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी कह दे मुझे डायरेक्टर बनना है तो मुझे डिन चाहिए, मुझे डायरेक्टर बनना है तो मुझे डिन चाहिए। भाई उसको लग रहा है कि वो अपॉइंट हो सकता है डायरेक्टर, ठीक है ना, या फिर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर का भी लिखा हुआ है। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर का क्या मतलब है? जैसे कि वो डायरेक्टर बंदा पहले से ही है, लेकिन जो डिन की रिक्वायरमेंट है वो बाद में आई है। मतलब कि तब डिन इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था जब वो डायरेक्टर बना। लेकिन आजकल तो ये चीज नहीं होती है। लेकिन पहले के टाइम पे था कि बंदा डायरेक्टर था तो डिन बाद में आया। जब डिन बाद में आया तो उसने फिर क्या किया, डिन को ले लिया। ठीक है ना। तो टू एन एनी एग्जिस्टेंट, वैसे तो विदाउट डिन आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते हो। तो ये लाइन इसलिए लिखी हुई है, टू एनी existing director of a company for the purpose of his identification as a director of the company, जो कि उसकी identification बताता है कि ये director है। It is provided that the DIN obtained by the individuals prior to the notification of the specification of the definitions, details, rules shall be the DIN for the purpose of the Companies Act 2013। इसमें कह रहा है कि जो DIN है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि ऑब्टेन कर लेते हैं इंडिविजुअल्स prior to the notification of the specification and the definition detail rules shall be the DIN, जो कि पर्पस होता है फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फिर कहा गया है कि ये नोट किया जाता है कि जो डिन है वो उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर भी इंक्लूडेड है, डी पिन, जो कि सेक्शन 7 के अंडर इशू किया जाता है ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के कारण। ठीक है ना। अब इन्होंने इसमें एग्जांपल भी दी है, जैसे कहते हैं कोई राजेश है, उसका डिन दिया है 00452568, लेकिन और वो ऑलरेडी अपॉइंटेड हो गया राज इंडस्ट्रीज में प्राइवेट लिमिटेड में। अब उसको अपॉइंट करना है मैसर्स कारनावत इंडस्ट्रीज एलएलपी में एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब उसको डिप पिन की कोई जरूरत ही नहीं है, डिन है ना उसके पास, क्योंकि वो तो पहले डायरेक्टर था, ऑलरेडी अपॉइंटेड। ये देखो यहाँ पर है, उसके पास डिन ऑलरेडी अपॉइंटेड, तो उसको डी पिन की जरूरत ही नहीं है। तो ये यहाँ पर वही कह रहा है कि अगर डी पिन हो तो वो उसमें इंक्लूड ही हो जाता है, डायरेक्टर डिन में डी पिन इंक्लूडेड है। ठीक है ना, उसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आगे है रिक्वायरमेंट ऑफ द डिन। क्यों जरूरत है डिन की? According to section 152 subsection 3, no person shall be appointed as a director of the company unless he has been allotted the DIN। अगर किसी पर्सन को आप अलॉट नहीं करोगे ना डिन, तो वो बन ही नहीं सकता। ठीक है ना। अंडर सेक्शन 154 और एनी अदर नंबर मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153। तो आप ये जान लो कि कोई भी पर्सन अगर उसके पास डिन नहीं होगा ना तो वो बन ही नहीं सकता डायरेक्टर। ठीक है, तो डिन बहुत ज्यादा जरूरी और लाजमी है। फिर है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब ऐसे तो है नहीं किसी को सपना आ रहा है कि भाई आप डायरेक्टर अपॉइंट होने वाले हो तो डिन आपके पास रातों रात आ जाए। आपको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा डिन के लिए, है ना। अप्लाई क्या कैसे करते हैं इसमें? ये सेक्शन जो 153 है डील्स विद द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द डिन। ये डील करता है फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन में डिन के अलॉटमेंट के लिए। अकॉर्डिंगली जो एवरी इंडिविजुअल है इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब हर कोई जो अकॉर्डिंगली इसके कह रहे हैं कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसको लग रहा है कि वो अपॉइंटेड हो सकता है एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसको क्या करनी चाहिए? जिसको भी लगता है कि मैं अपॉइंट हो सकता हूँ, चाहे वो 5 को लगे, चाहे 4 को लगे, चाहे 2 को लगे, जिसको भी लगता है ना कि मैं अपॉइंटमेंट हो सकता हूँ, वो एक एप्लीकेशन बनाएगा
दिन की अलॉटमेंट के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि अलॉट करती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई आप जो है उसको मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक साइट होती है उस पर जाएगा, बेसिकली वो आगे हमको आएगा प्रोसीजर में, लेकिन मैं को वैसे बता रही हूँ कि एप्लीकेशन देगा कि मुझे डिन चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक है ना, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होगी, मैनर में होगी, और जो फीस लगेगी वो भी देनी पड़ेगी। अब क्या है, इट इज प्रोवाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर विच शैल बी ट्रीटेड एज, ऐसा भी होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दे जिसको कि वो डिन की तरह इस्तेमाल कर सकता है, और फिर इन केस कोई भी इंडिविजुअल होल्ड करता है या एक्वायर करता है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो फिर उसको द रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती सेक्शन 153 की, वो उस पर अप्लाई नहीं होती जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। अगर गवर्नमेंट ने दे दिया तो ठीक है वो चलेगा, ठीक है ना। आगे है फर्दर रूल 9 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट द क्वालिफिकेशन द डायरेक्टर्स रूल 2014 स्टेट्स द फॉलोइंग प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन के लिए बिफोर अपॉइंटमेंट इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अब अपॉइंटमेंट से तो पहले ही डिन चाहिए आपको, तो क्या है प्रोसीजर, अब जिस भी एप्लीकेंट को लगता है कि वो अपॉइंट डायरेक्टर हो सकता है एग्जिस्टिंग कंपनी में, वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिकली होगी, हाथ वाली नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली एक फॉर्म आता है DIR-3, सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक साइट होती है MCA की जो साइट होती है म्यूनिसिपैलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स की, वहां पर भरनी होती है एक फीस के साथ। आइए देखिए इसमें क्या लिखा है, इनफॉर्म DIR-3 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द डिन along with the prescribed fees। फर्स्ट वालों में इन्होंने यही दिया है बस कि उसको एक एप्लीकेशन फिल करनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली है, फॉर्म है DIR-3 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, किसके लिए, डिन के लिए along with the prescribed fees। फिर कहा गया है इट इज प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स नॉट हैविंग डिन द पर्टिकुलर्स ऑफ मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स shall be mentioned in form। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा भी है कि अगर जो प्रपोज डायरेक्टर्स हैं, कई बार हम प्रपोज डायरेक्टर्स भी तो होते हैं उनके पास डिन नहीं होता, तो जो पर्टिकुलर्स हैं मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स के, वो आप मेंशन कर देते हो इस फॉर्म में INC 32 में, स्पाइस और डिन अलॉट कर दिया जाता है मैक्सिमम 3 प्रपोज डायरेक्टर को इस फॉर्म के द्वारा, ठीक है। अब ये देखो इन्होंने एग्जांपल दिया, मिस्टर वरुण है, मिस्टर अंकित है, मिस्टर पराग है, इन्होंने प्लानिंग की कि इनकॉर्पोरेट करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनके पास तो डिन है नहीं, बिकॉज ये तो पहले कभी बने ही नहीं है, पहली बार बनेंगे डायरेक्टर्स, अब इनको डिन अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जो है डिन अप्लाई कर देंगे अपना फॉर्म INC 32 स्पाइस। आगे है द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करते हैं फैसिलिटेट करने के लिए कि आप कहीं से भी कहीं पर भी बैठे अपना सबमिशन कर सकते हो एप्लीकेशन की अलॉटमेंट के लिए डिन की। अब उनकी पोर्टल पर उनकी वेबसाइट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर इसमें क्या होगा, जो एप्लीकेंट होगा जिसको भी डायरेक्टर बनना है वो डाउनलोड करेगा DIR-3 सॉरी DIR-3 फ्रॉम द पोर्टल और फिल कर देगा उसमें जो भी होगा, नेम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो भी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, ईमेल आईडी, जो भी कुछ होगा वो उसमें भर देगा सारी की सारी डिटेल्स। और लिखा है कि फिल करने के बाद और देयर एंड वेरीफाई करेगा कि भी मैंने सही किया है, साइन करेगा, डिजिटली साइन होता है बेसिकली इसमें, और अटैच करेगा कॉपीज डॉक्यूमेंट जो भी मांगे हैं, स्कैन करेगा, फिर फाइल करेगा पूरा डॉक्यूमेंट्स को, बेसिकली उसमें क्या कुछ आ जाता है, फोटोग्राफ आ गई, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी कि भाई वो बंदा वही है, उसका आधार कार्ड हो गया, जैसे कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का, उसका घर का प्रूफ का है, बोर्ड रेजोल्यूशन प्रपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी की बोर्ड की रेजोल्यूशन, वो भेजेगा कि ये देखो सबूत है मेरे पास कि भी मैं प्रपोज हुआ हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है ना, स्पेसिमेन सिग्नेचर उसके जो कि ड्यूली वेरीफाइड होंगे। तो ये सब चीजें जो है बहुत जरूरी हैं। उसके बाद है जो फॉर्म DIR-3 है वो साइन किया जाएगा, फिर सबमिट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, एप्लीकेंट करेगा यूज के, वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज करेगा, और जो कि वेरीफाइड डिजिटली होंगे बाय द कंपनी सेक्रेटरी जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होंगे कंपनी के, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर डायरेक्टर, या फिर CEO, या फिर CFO of the company in which the applicant is intended to appointed as a director in an existing company. In case the name of a person does not have a last name। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कहते जो पर्सन का नाम है वो उसका लास्ट नेम नहीं है, तो वो क्या कर सकता है या कर सकती है, अपने फादर या ग्रैंडफादर का सरनेम मेंशन अपने लास्ट नेम में कर सकती है डिक्लेरेशन में
DIR 3A में। अलॉटमेंट में क्या कहा है अब इन्होंने, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 150 और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलॉट करेगी डिन एप्लीकेंट को डिजायर्ड मैनर में विद इन अ मंथ, विद इन 1 मंथ। ये ध्यान रखना कि विद इन 1 मंथ जो उसको डिन जो है अलॉट हो जाता है, और एप्लीकेशन के 1 महीने के अंदर अंदर। रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग प्रोसीजर क्या है रिजेक्शन और अलॉटमेंट का, कि अब इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट का एक तरह का प्रोसीजर बता दिया है कि किस प्रोसीजर के बिहाफ पर एप्लीकी जो अपनी एप्लीकेशन दी है इलेक्ट्रॉनिकली DIR 3 फॉर्म जो आपने भरा है वो एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, आपको अलॉट डिन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये कैसे करते हैं, क्या होता है इसमें। फर्स्ट पॉइंट है इसमें जनरेशन ऑफ द एप्लीकेशन नंबर। सबसे पहले तो क्या होता है, आप कभी भी कुछ भी करते हो, आप अगर एक सिंपल कंप्लेंट भी करते हो ना आपको, तो आपका एक कंप्लेंट नंबर, टिकट नंबर एक अराइज होता है। तो सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन नंबर अराइज होगा। जैसे ही आपने DIR 3 फॉर्म आपने भर दिया, पोर्टल पे पेमेंट कर दिया आपने, तभी एक एप्लीकेशन नंबर सिस्टम जो है जनरेट कर देता है ऑटोमेटिकली। फिर क्या होता है कम्युनिकेशन ऑफ इशू ऑफ एंड डेन। इसमें क्या है कि जब आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपका आ गया, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, अब आपके पास एप्लीकेशन नंबर तो सिस्टम ने जनरेट कर दिया, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोसेस करेगी एप्लीकेशंस को कि जो रिसीव्ड हुई हैं डिन के लिए, और डिसाइड करेगी कि भाई अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। और फिर जो भी उसका डिसीजन है जो अप्रूवल का या रिजेक्शन का, वो सारा का सारा वो कम्युनिकेट किसको करेगी, टू द एप्लीकेंट अलोंग विद द डेन allotted in case of approval। वो अब जैसे हम कहते हैं ना कि भाई जिसने किया है तो उसको तो तुम बताओगे ना कि भाई तेरा अप्रूव हो गया है काम, है ना। तो बाय द वे ऑफ अ लेटर, बाय पोस्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, या फिर किसी और तरीके से, वो भी विद इन अ सॉरी, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन। अब आप मेरी बात समझ गए हो, यहाँ पर ध्यान रखो। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि वो अलॉट कर देते हैं, तो ये उसी महीने की ही बात कर रहे हैं, कोई उससे नेक्स्ट महीने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम बता रहे हैं कि उसी महीने में वो बता देते कि भाई तेरा अप्रूव हो गया है, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर अंदर वो सब बता देते हैं। इन केस ऑफ डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट, अब कई बार कुछ छूट गया या गलती से कुछ इनकम्प्लीट रह गया, कुछ डिफेक्टिव है आपकी एप्लीकेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब देखेगी, एग्जामिंग करेगी, और उसको पता चल जाएगा कि जो एप्लीकेशन है वो डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट है, तो वो क्या करेगी, इंटीमेट करेगी। अब किसी से कोई गलती हो जाती है तो ये थोड़ी ना कि भैया तेरी तो रिजेक्ट है, तो आप बताओगे ना कि भाई ऐसे करके तेरा ना डिफेक्ट रह गया या इनकम्प्लीटनेस रह गई। तो वो उसको वेबसाइट पे करेगा या मेल कर देंगे एप्लीकेंट को जिसने वो एप्लीकेशन फाइल किया है। तो फिर जो एप्लीकेंट होगा ना, उसकी क्या ड्यूटी बनती है भाई, उन्होंने तेरे को बता दिया, तो वो डायरेक्ट जो शैल बी डायरेक्टेड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स, उसको अपने जो डिफेक्ट्स हैं उनको रेक्टिफाई करना है, जहाँ जो इनकम्प्लीटनेस है उसको सही करना है और रीसबमिट करनी है, जब विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज, मतलब कि जब कि ऑफ सच प्लेसिंग ऑन द वेबसाइट एंड मेल, जैसे कि उसको मेल आई उसके 15 दिनों के तक समझ रहे हो, उसको दोबारा से सबमिट करवानी पड़ेगी। अब फिर से मैं थोड़ा सा आपको अगर रिवाइज करवाऊं तो हमने करा कि जो बंदा जो भी है, अगर उसको थोड़ा सा लगता है कि मैं बन सकता हूँ तो वो डिन के लिए अप्लाई करेगा, और जब वो डिन के लिए अप्लाई करेगा तो वो डाउनलोड करेगा, फॉर्म भरेगा, जो भी होगा साथ लगा देगा और भेज देगा, विद इन 1 मंथ उसको आ जाएगा। और अगर वो मतलब कि उसका इनकम्प्लीट कुछ रह जाए अप्रूवल, तो उसको 1 मंथ में आ जाएगा। तो जिस दिन उसका आ गया उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको वापस वो सब कुछ सही करके भेजना होता है। फिर आ जाओ, it is provided that the central government shall reject the application and direct the applicant to file fresh application with the complete and the correct information where the defect has been rectified partially or the information given is still found to be defective। अब क्या हुआ, गलती पर फिर गलती, मतलब कि उस बंदे ने जो डायरेक्टर बनना चाहता है उसने एप्लीकेशन दी, और जब उसको पता चल गया, मेल आई कि भाई तेरे कुछ गड़बड़ है, प्रॉपर है नहीं, और तूने 15 दिन में करना, उसने फिर जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी, तो क्या होगा, वो रिजेक्ट कर देगी और उस एप्लीकेंट को बोलेगी कि तू एक फ्रेश एप्लीकेशन को फाइल करो
और जिसमें कि कंप्लीट और करेक्ट, अब उसको आगे फर्दर नहीं कहेगी कि भाई इसके 15 दिन, नहीं, एक बार महीने का टाइम दे दिया इनकम्प्लीट थी, फिर 15 दिन का दे दिया जब से उन्होंने डाला, अब उन्होंने फिर हो गया, तो वो कह रहे हैं कि नहीं बस अब आप ना फ्रेश ही भरो अब सब कुछ, ठीक है। और जहां पर जो डिफेक्ट है वो रेक्टिफाई हो जाएगा पार्शियली, या जो इन्फॉर्मेशन है उनको लगता है कि डिफेक्टिव है तो वो दोबारा से भरने को कह देते हैं। Treat and label such applications as invalid in the electronic record in case the defects are not removed within the given time. अब क्या होगा, अगर भाई तुमको, अब तुमने किसी को कह दिया कि ऐसे करके तेरे 15 दिन में मतलब तुमको काम करना, तुम फिर भी नहीं कर रहे हो, डिफेक्ट्स नहीं रिमूव कर रहे हो, जब डिफेक्ट्स नहीं रिमूव करोगे तो उन एप्लीकेशंस को इनवैलिड करार कर दिया जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। इन्फॉर्म द एप्लीकेंट इधर बाय वे ऑफ लेटर बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली, आपको इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा ना, आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो। इन केस ऑफ रिजेक्शन और इनवैलिडेशन द फीस ऑफ पेड शैल नीदर बी रिफंडेड नॉर एडजस्टेड। अब आप कहो कि भाई मेरी ना फीस एडजस्ट कर ले, मैं दोबारा से भर रहा हूँ, मैं नहीं, अब आप रिजेक्शन हो गई है, आपका इनवैलिडेशन है, आपकी ने जो फीस दी वो सब की सब फॉरफिट हो जाएगी, कुछ भी आपको और एक सिंगल रुपया वापस मिलने वाला नहीं है, ना वो एडजस्ट करें ना रिफंड करें। अब क्या कह रहे हैं, ऑल डिन्स allotted to individuals by the central government before the commencement of these rules shall be deemed to have been allotted to them under these rules। क्या कह रहे हैं इसमें कि जितने भी जो डिन्स हैं जो अलॉटेड होते हैं इंडिविजुअल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कमेंसमेंट शुरुआत से पहले रूल्स किए हैं, उनको डीम्ड हैव बीन अलॉटेड टू देम, उनको मान लिया जाता है कि दे दिया अंडर दीज रूल्स। और जो डिन है जो अलॉट करते हैं वो वैलिड करते हैं होता है लाइफ टाइम, मतलब कि ऐसा नहीं है कि डिन आपको बार बार देना पड़ेगा, एक बार जो डिन दे दिया वो आपका लाइफ टाइम चलेगा। एंड शैल नॉट बी अलॉटेड, ना ही वो आप, वो यूनिक होता है, आप किसी और पर्सन को ना आप दे सकते हो अपना, ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और को देगी, वो यूनिक होता है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन ऑब्टेनिंग मोर देन वन डिन, प्रोहिबिशन है अगर आपके पास एक डिन है तो आप दूसरा डिन नहीं ले सकते, आप ना पोजेस कर सकते हो, ना ऑब्टेन कर सकते हो, ना अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, बस एक ही रहेगा। अब इन्होंने फिर से एग्जांपल दिया है, मिस्टर ताहिर जो कि अपॉइंटेड हुए हैं डायरेक्टर मैसर्स बॉम्बे टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड में, दिन उसका था 00658400, अब उसको अपॉइंट होना है डायरेक्टर अनदर कंपनी में। अब उसको है कि हैव टू यूज एग्जिस्टिंग दिन फॉर द अपॉइंटमेंट, ही कैन नॉट अप्लाई, बिल्कुल, अब चाहे वो एक के बने, दो के बने, चाहे चार में बने, कितनी में भी बने, लेकिन एक बार दिन है तो वही सब में चल जाएगा, ये पर्टिकुलर कंपनी का नहीं होता। डायरेक्टर टू इंटीमेट दिन, इसमें क्या लिखा है, जो भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है वो एक महीने के अंदर अंदर रिसिप्ट ऑफ डिन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटीमेट कर देगा कि डिन उसका है कंपनी को या फिर वहां कंपनीज को जहां हुआ है, जहां पर भी वो डायरेक्टर है, जहां पर वो बनने वाला है या फिर वो ऑलरेडी है, तो पहले तो एक महीना गवर्नमेंट ने ले लिया, जब उसका आ गया फिर उसके एक महीना उसके पास है इंटीमेट करने के लिए कंपनी को। उसके बाद है कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू रजिस्ट्रार। अब इसमें क्या है कि जो भी कंपनी है वो इन्फॉर्म करेगी एवरी कंपनी विद इन 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 156 furnish the din of all its directors to the registrar or any other officer or the authority as may be specified with the central government with such fees or the additional fees as may be prescribed if every such intimation shall be furnished in the prescribed form manner। इसमें क्या कह रहा है कि जो सेक्शन हमारा 157(1) है कि जो कोई कंपनी है 15 दिन के अंदर अंदर जो उनको रिसिप्ट हो जाती है इंटीमेशन की, वो फर्निश करेगा डिन को ऑफ ऑल इट्स डायरेक्टर्स की रजिस्ट्रार में और अदर ऑफिसर या अथॉरिटी में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको स्पेसिफाई की है, एडिशनल फीस या प्रिस्क्राइब फीस जो भी है, और वो इंटीमेशन किस फॉर्म में मैंने होगी ये बताइए। अब मैं आपको फिर से जरा सा बताऊं, बंदा जो अपॉइंट होने वाला है जिसको लगता है वो बन सकता है, वो डिन के लिए अप्लाई करेगा, डिन अप्लाई के लिए वो DIR फॉर्म 3 भरेगा, वहां पर उसने सब कुछ अपना कर दिया, भर दिया, विद इन 1 month उसको डिन मिल जाएगा, अगर रिजेक्ट भी होना होगा तो भी पता चल जाएगा, लेकिन अगर कुछ कमी पेशी रह गई है तो 15 दिन उसको मिल जाएंगे कमी पेशी दूर करने के लिए। लेकिन
15 दिन कब से काउंट करेंगे, जब से उसका आया है कि भाई तेरा में कमी पेशी है तो इसको ठीक कर ले। अब जब वो उसको 15 दिन के बाद उसने उसको ठीक कर लिया है, 15 दिन में सब कुछ भेज दिया है, फिर से अगर कोई कमी पेशी है तो वो रिजेक्ट कर देंगे और कोई पैसा वापस नहीं देंगे। अब अगर उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने कहा है कि आपने 1 महीने के अंदर अंदर, अगर मैं अप्रूवल वाली साइड पे जाऊं कि अप्रूव कर दिया, जब आपको मिलेगा तो 1 महीने के अंदर अंदर आप भी आगे कंपनी को अप्रूव कर दो कि मेरा तो डिन आ गया। अब कंपनी आगे किसको करेगी इन्फॉर्म डिन के बारे में, रजिस्ट्रार को। तो जो कंपनी है वो आगे 15 दिन में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बोला है, तो रजिस्ट्रार को करना है, किसी ऑफिसर को करना है, अथॉरिटी को करना है, अब कंपनी फिर आगे फर्दर डिन के लिए इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को। अब क्या है रूल, क्या है प्रिस्क्राइब फॉर्म मैनर, क्या है कि कैसे सब कुछ होता है। जो डायरेक्टर है, जो कि जो कोई भी एवरी डायरेक्टर जो कि फंक्शन कर रहा है एक से ज्यादा कंपनीज में बिफोर 30th June 2007 has not yet intimated his GIN to such company or companies shall within 1 year of receipt of DIN from the central government intimate। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी बंदा है जो कि डायरेक्टर का काम कर रहा है एक या अनेक कंपनीज में, वो भी 30th June 2012, क्योंकि अब तो जरूरी ही हो गया, दिन के बिना वो काम कर ही नहीं सकता, तो उससे पहले की बात है, और उसने अभी तक अपना इंटीमेट डिन नहीं किया है 1 मंथ के अंदर अंदर शिफ्ट के, और इंटीमेट हिज डिन टू द कंपनी और द कंपनीज वेयर ही इज अ डायरेक्टर, तो उसको करना पड़ेगा। जिसने नहीं किया है वो 1 मंथ के अंदर अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। और wherein is a director as per form DIR 3B, the intimation of the company of the DIN of its director under section 157 shall be furnished in DIR 3C within the 15 days of the receipt of the intimation। वही बात कि जो intimation है कंपनी by the company जो उसके दिन की है वो 15 दिन में करेगी, जैसे कि उसको पता चल जाएगा। पनिशमेंट क्या है, punishment for failure to furnish the DIN to the registrar according to section 157 subsection 2, if any company fail to furnish the DIN to the registrar it shall be liable to penalty। अब अगर कोई भी जो कंपनी है फेल हो जाती है, वो अपना डिन रजिस्ट्रार को नहीं बताती है, तो कंपनी को कितनी पेनल्टी लगती है, 25,000। और अगर फिर फेलियर करती ही रहती है तो फर्दर 100 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग सच फेलियर कंटिन्यूज। और जो कि मैक्सिमम उसकी लिमिट 1 लाख रुपया है, 25,000 से शुरू होती है, उसके बाद 100 रुपीज पर डे है जब से उसका फर्स्ट फेलियर कंटिन्यू हो रहा है, और जो कि मैक्सिमम 1 लाख तक पहुंच जाती है। फर्दर इन्होंने कहा है कि जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर है कंपनी का, वो भी लायबल होता है पेनल्टी के लिए। जो मिनिमम पेनल्टी है 25,000 है, और कंटिन्यूइंग में फिर 100 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच फेलियर, और सब्जेक्ट उसका 1 लाख। फिर से कि जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर है उसको भी पेनल्टी लगती है, ठीक है ना। बंदा कहेगा नहीं तो ठीक है जी, मेरा क्या जा रहा है, कंपनी के जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर डिफॉल्टिंग ऑफिसर को भी लग रहा है। ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट इन, इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 158 जो भी पर्सन या कंपनी है जो फर्निश करती है अपनी रिटर्न इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर्स, वो रिक्वायर्ड है फर्निश करे अंडर द कंपनी एक्ट 2013 शैल मेंशन करे अपना डिन रिटर्न इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर्स इन केस जो वो रिटर्न इन्फॉर्मेशन है रिलेट करती है डायरेक्टर से या कंटेन करते हैं कोई रेफरेंस। तो यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन बन जाती है डिन को इंडिकेट करने की कि कोई भी पर्सनल कंपनी जब अपनी रिटर्न वगैरह भरती है, जैसे कि कोई डायरेक्टर है तो वो उसमें भरेगा कि भाई मेरा ये डिन है, ठीक है ना, मैं हूँ, या फिर कोई कंपनी है वो भी कुछ इंफॉर्मेशन करती है कंपनीज एक्ट, तो वो मेंशन करेगी डिन सच है उस इंफॉर्मेशन में पर्टिकुलर्स में, ठीक है ना, तो वो रेफरेंस देगी ऐसे करके। पनिशमेंट क्या है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 152 155 156 Section 159 provides that if any individual or director of a company makes any default in complying with any of the provisions of Section 152, Section 155 and Section 156, such individual or director of the company shall be liable to penalty। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो इंडिविजुअल है, कोई भी बंदा है डायरेक्टर है जो कि डिफॉल्ट कर रहा है इन प्रोविजंस में 52, 55, 156 में, तो उसको भी पेनल्टी होगी, उसको पेनल्टी होगी 50,000 की। जहां पर डिफॉल्ट उसका आगे भी होगा तो फर्दर उसको पेनल्टी 500 ईच डे
जब से उसकी फर्स्ट कंटिन्यू होगी तब से उसका जो कंटिन्यू हो रहा होगा तब तक, ठीक है ना। और कैंसिलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन एंड द रीएक्टिवेशन ऑफ द डिन। अब आप कैंसिल भी कर सकते हो, सरेंडर भी कर सकते हो, डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, रीएक्टिवेट भी कर सकते हो। क्या है, कहते हैं जो रूल 11 है कंपनीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का, ये लेस डाउन करता है प्रोसीजर कि कैंसिलेशन और सरेंडर या डीएक्टिवेशन या रीएक्टिवेशन के लिए क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या रीजनल डायरेक्टर है नोएडा के और एनी ऑफिसर है जो ऑथराइज किए हैं रीजनल डायरेक्टर में, और जब उसको सेटिस्फाई होता है वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो अटैच करते हैं विद द एप्लीकेशन रिसीव्ड अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी फ्रॉम एनी पर्सन, कैन कैंसिल भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। कब, अगर उनको लगता है कि ये डुप्लीकेट है, कि बंदा गड़बड़ कर रहा है, डुप्लीकेट है, सेम पर्सन का पहले भी हुआ तो वो कैंसिल कर सकते हैं। और डुप्लीकेट इंस्पेक्टर ऑफ द सेम पर्सन प्रोवाइड द डाटा रिलेटेड टू बोथ द डिन, वो मर्ज हो रहा है वैलिडिटी डेट नंबर के लिए, ठीक है ना, तो वो कैंसिल कर देंगे। जो डिन ऑब्टेन कर रहा है वो फ्रॉड के हिसाब के कर रहा है, फ्रॉड रॉन्गफुल मैनर में कर रहा है, कोई फ्रॉड से कर रहा है। और जो कैंसिलेशन से पहले या डीएक्टिवेशन से पहले वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है उसको एक बार सुनने की, ये ना हो ना कि तुम सुन तो लो एक बार बंदा कहना क्या चाहता है, क्या पता कुछ हो जो समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना, तो अपॉर्चुनिटी दी जाती है। फिर जो टर्म है रॉन्गफुल मैनर, इसका मतलब है जो डिन ऑब्टेन किया जाता है वो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है जो कि लीगली वैलिड नहीं है, गलत वे में आपने इलीगली जो बनाकर या कुछ भी गड़बड़ कर कर आपने किया है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए हैं और आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया है, छुपाया है, आपने नहीं बताया, रॉन्ग सर्टिफिकेशन, गलत सर्टिफिकेशन बना दिए, कुछ मिसलेड किया है, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन की है तब भी। और फ्रॉडुलेंट का मतलब है कि यहाँ पर जो डिन ऑब्टेन किया है आपने किसी को धोखा देने के लिए, इंटेंशन आपकी डिसीविंग की है, धोखा की किसी और पर्सन की, अथॉरिटी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब या फिर अब देखो इसमें जो हमारा ए और बी पॉइंट है, यहाँ तो हो गया डुप्लीकेट, फिर रॉन्गफुल मैनर का हो गया कि गलत वे में आपने धोखा देने के लिए या फिर गलत सर्टिफिकेट या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉडुलेंट का करके कर रहे हो। अब अगर बंदा ही ना रहे तो अभी तो करना ही पड़ेगा ना, डेथ हो जाए अगर कंसर्न इंडिविजुअल की, फिर उसने वो पागल हो जाए बंदा तो भी, क्योंकि फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसलिए आप उसको फिर भी नहीं कर सकते। अगर वो है इंसॉल्वेंट हो जाए फिर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी यहाँ पर। या फिर ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन फॉर्म DIR 5 बाय द डीन होल्डर टू सरेंडर हिज और हर डिन along with the declaration that he has never been appointed, भाई उसको लग रहा था लेकिन वो अपॉइंट हुआ ही नहीं कभी, तो उसको लगा मैं हो तो रहा नहीं, क्यों फालतू में डिन लेकर बैठा हूं मैं, तो उसको लग रहा है कि मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो डिक्लेरेशन दे देगा कि ना तो वो कभी अपॉइंट हुआ था और जो मतलब कि उसको सरेंडर करना है, और तो वो एप्लीकेशन कर देगा DIR 5 में डिन होल्डर जो होता है कि मुझे सरेंडर कर देगा, और डिक्लेरेशन की वो कभी नहीं अपॉइंटमेंट हुआ और जो डिन है वो कभी नहीं उसने यूज किया, ना तो कोई डॉक्यूमेंट फाइल करने में विद इन अथॉरिटी ना, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डीएक्टिवेट कर सकती है उस डिन को। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि वो डिन को डीएक्टिवेट करने से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वेरीफाई जरूर करेगी इलकॉट्स। अब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर है और कोई ऑफिसर है ऑथराइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर ने, वो डीएक्टिवेट कर देगा डिन को ऑफ एन इंडिविजुअल हु डज नॉट intimate his particulars in e-form within the stipulated time in accordance with rule 12A। अब इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रीजनल डायरेक्टर है, कोई भी ऑफिसर है जो कि ऑथराइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर ने, वो भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं जिन्होंने अपने पर्टिकुलर्स ई फॉर्म DIR 3 KYC में स्टिपुलेट एक जो उनको निर्धारित जो टाइम है उसमें आपने नहीं दिए हैं, ठीक है। उसके बाद है डीएक्टिवेटेड देन शैल बी रीएक्टिवेटेड ओनली आफ्टर, अगर आपका कोई एक बार डीएक्टिवेट हो गया है तो आपको रीएक्टिवेट अगर उसको करना है तो आपको DIR 3 जो होगा वो फाइल करना होगा फीस के साथ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014 अकॉर्डिंगली। उसके बाद है इंटीमेशन ऑफ द चेंजेस इन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन डिन। अब ये कह रहे हैं कि आपके अगर प्रोसीजर क्या है, अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है डिन में तो क्या है इंटीमेशन ऑफ चेंजेस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे रही है तो आप उन्हीं को बताओगे, एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन अलॉटेड इन अंडर दीस रूल्स शैल इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज
उसके पर्टिकुलर्स में, तो वो इंटीमेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। अब सपोज बंदे ने घर चेंज कर लिया, अब घर चेंज हो गया है उसका, तो ये नहीं है कि भाई अब मैं अब आज घर चेंज किया तो मैं साथ कर दूं। भाई बंदा घर चेंज कर रहा है, उसको सेटल होने में टाइम लगेगा, वो अपना सेटल होगा, चीजें टाइम लेती हैं उसके, इसलिए उसको 30 पीरियड्स के दिन दिया हुआ है कि तू भाई अपना 30 दिन के अंदर अंदर बता दे गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद है वो फॉर्म DIR-6 में करेगा, एप्लीकेंट वो डाउनलोड कर देगा, फिर से फिल कर देगा रेलेवेंट चेंजेस, ठीक है, वेरीफाई कर देगा, स्कैन कर देगा और प्रूफ ऑफ चेंज पर्टिकुलर और सबमिट करवा देगा इलेक्ट्रॉनिकली। फिर है जो फॉर्म है जो डिजिटली साइंड होगा चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस या फिर CS से जो प्रैक्टिस है, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से जो कि प्रैक्टिस में है। द एप्लीकेंट जो है वो सबमिट करेगा फॉर्म DIR-6, और जो एप्लीकेंट है जो भी टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ चेंज द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर उसको लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, उसको वेरीफाई कर लिया कि भाई उसने जो भी है प्रूफ वगैरह सब सही दे दिए हैं, तो वो इनकॉर्पोरेट कर देगा सब चेंजेस को, इन्फॉर्म कर देगा एप्लीकेंट को बाय वे ऑफ अ लेटर, बाय पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिकली या बाय एनी अदर मोड, ठीक है ना। तो वो इन्फॉर्म कर देगा कि भाई आपका हमने कर दिया है, आपका इफेक्ट जो चेंज आपसे वो उसमें हम मेंटेन करेंगे बाय द मिनिस्ट्री। उसके बाद है intimation to concerned registrar. The DIN cell of the ministry shall also intimate the changes in the particulars of the director submitted to it the form DIR-6 to the concerned registrar under whose jurisdiction the registered office of the company in which such individual is a director situated. जो DIN cell है मिनिस्ट्री का, वो इंटीमेट करेगा इन चेंजेस को, बिकॉज देखो वही बात है ना, बंदा अपना किसको क्या बता रहा है, वो गवर्नमेंट को बता रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने किया था, तो अब जो कंसर्न रजिस्ट्रार है उसको भी तो बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर है कि जो डिन सेल है मिनिस्ट्री का वो भी इंटीमेट कर देगा पर्टिकुलर डायरेक्टर की जो कि सबमिट हुए हैं कंसर्न रजिस्ट्रार को। अब यहाँ पर डिन सेल है जो रजिस्ट्रार मिनिस्ट्री का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और जिसकी भी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ऑफिस जिस भी जुरिस्डिक्शन में आता है कि जहाँ पर वो इंडिविजुअल जो का जो डायरेक्टर है वो सिचुएटेड है, ठीक है। इंडिविजुअल टू इन्फॉर्म चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनीज, जो कंसर्न इंडिविजुअल है वो इंटीमेट कर देगा चेंजेस जो इन हिज पर्टिकुलर्स टू द कंपनी और कंपनीज इन विच डायरेक्टर विद इन 15 डेज। अच्छा, अपनी कंपनी को भी तो बताएगा ही, तो वो जो है 15 दिन के अंदर अंदर वो उस चेंज के बारे में अपनी कंपनी को भी बताएगा, ठीक है। उन्होंने गवर्नमेंट के लिए 1 महीने का 30 दिन का बेसिकली, नॉट 1 महीने का 30 दिन, बिकॉज किसी महीने में 31 डेज भी होते हैं और किसी में 30 भी होते हैं, तो इसलिए 30 डेज का है इन्होंने रखा, और उधर उस उन्होंने 15 डेज का कंपनी के लिए रखा है। और जो इंटीमेशन भी करनी होगी कंसर्न रजिस्ट्रार को वो DIN करेगा सैलरी मिनिस्ट्री का। और इस तरह हमारा ये पूरा जो डिन के बारे में था पूरा कंप्लीट हो गया है, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इन केस आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you really like the videos please like the videos and subscribe my channel। और मैं आगे भी आपके पास वीडियोस डालती रहूंगी, एक एक टॉपिक उठाकर पूरे का पूरा सिलेबस यहाँ पर मैं अपलोड करने वाली हूँ गाइस। सो प्लीज कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।